हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं एसएससी डिस्क्रिप्टिव की 2 वीक्स स्ट्रैटेजी। ये वीडियो यूज़फुल रहेगा एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के लिए, एसएससी सीजीएल टीयर 3 के लिए, एसएससी एमटीएस टीयर 2 के लिए और उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें शॉर्ट ऐसे पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फ्री डिस्क्रिप्टिव कोर्स के बारे में और अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की और एसएससी के स्टूडेंट्स का बिगेस्ट नाइटमेयर यूएफएम अनफेयर मीन से कैसे बचा जाए। हम लोग बात करेंगे तीनों लेटर्स के बारे में, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स और एप्लीकेशन के फॉर्मेट की। और हम लोग बात करेंगे प्रेसिज राइटिंग और उसके इम्पॉर्टेंट रूल्स की। देन हम लोग देखेंगे हमारी ऐसे की स्ट्रैटेजी अगर हमारे पास टाइम कम है तो। देन हम लोग देखेंगे कुछ बहुत प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। देन हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स की एक कंप्लीट लिस्ट। देन हम लोग बात करेंगे अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे एसएससी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड डाउट खत्म हो जाएंगे और आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। उसके बाद जस्ट आपको अपना कंटेंट डेवलप करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। रिसेंटली हम लोगों ने ऑन डिमांड एक फ्री डिस्क्रिप्टिव कोर्स की सीरीज़ लॉन्च करी है अपने स्टडी चैनल रेडियो स्टडी 99.9 पे, जिसमें आपको मिलेंगी ऑथेंटिक टू द पॉइंट शॉर्ट वीडियोस जिसमें लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे और जो कि यूज़फुल रहेंगी एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने में। दोस्तों, इस सीरीज़ की पहली वीडियो हमारे स्टडी चैनल रेडियो स्टडी 99 पर लॉन्च कर दी गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स में कुछ इस तरह की आंसर शीट मिलती है जो कि एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम्स में मिलती है, जिसमें कि हर एक लाइन में 4 बॉक्सेस होते हैं और हमें इन बॉक्सेस के अंदर ही अपना डेटा लिखना होता है। मैं बता दूं कि एमटीएस स्टूडेंट्स को इस तरह की कोई भी कॉपी नहीं मिलती है। एमटीएस स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ब्लैंक कॉपी मिलती है जिसमें हम लोग को या फिर लेटर या फिर एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी होती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्विकली एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, पेन और पेपर मोड में होता है। आप लोग ये एग्ज़ाम इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे प्रेसी लेटर और एप्लीकेशन में से कोई भी 2 चीज़ें पूछी जाती हैं सीएचएसएल और सीजीएल में। और जैसा कि मैंने बताया कि एमटीएस में सिर्फ एक चीज़ पूछी जाती है। इसमें टाइम 1 घंटे का होता है, लेकिन एमटीएस में टाइम सिर्फ 30 मिनट्स का होता है। ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, और एमटीएस में ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे यूएफएम को अवॉइड करें। दोस्तों, यूएफएम इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है। बस आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी जो कि आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करे या किसी की भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको कोई भी नेम, कोई भी नंबर और कोई भी एड्रेस एक्स्ट्रा लिख के नहीं आना। नेम, एड्रेस, नंबर ये सब क्वेश्चन में ही दिया होता है और अगर दिया ना हो तो आप वो मत लिखिएगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है जो एसएससी ने दिया है कि कैंडिडेट शैल नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, एग्जाम्पल नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस इनसाइड द आंसर बुकलेट। दोस्तों, रोल नंबर हम लोग को मेंशन करना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कवर पेज के ऊपर। दोस्तों, आप ये इंश्योर करें कि जो रोल नंबर के बॉक्सेस हैं उन्हीं के अंदर रोल नंबर लिखें, और जो सिग्नेचर का बॉक्स है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का बॉक्स है, उसी के अंदर ही सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाएं। जिसकी भी कॉपी में सिग्नेचर, रोल नंबर या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं होगा उसकी कॉपी चेक नहीं होगी और उसको 0 मार्क्स अवार्ड होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये पेपर आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा थोड़ा हिंदी या थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करी तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड होंगे। वो केस यूएफएम में लिया जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी कोटेशन हिंदी में लिख देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा।
आपका यूएफएम हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग लेटर्स के फॉर्मेट की, पत्रों के प्रारूप की। हालांकि लेटर्स का फॉर्मेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेम होता है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों की कन्वीनियंस के लिए हिंदी मीडियम की स्लाइड अलग दी है और नेक्स्ट स्लाइड मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दी है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से देख लें। इस स्लाइड में मैंने तीनों ही पत्र, औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स और आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशंस के बारे में दिया है। दोस्तों औपचारिक पत्र 6 पॉइंट्स का होता है और लास्ट में नेम आता है। अनौपचारिक पत्र 4 पॉइंट्स का होता है, लास्ट में नेम आता है। और आवेदक पत्र 7 पॉइंट्स का होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स और एप्लीकेशन के फॉर्मेट की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप HD में देखें ताकि ये जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है आपको क्लियरली विजिबल हो। दोस्तों मैंने इन तीनों चीज़ों को एक ही स्लाइड में इंक्लूड किया है ताकि इन तीनों के फॉर्मेट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉर्मल लेटर्स और एप्लीकेशन के बीच में डिफरेंस की। दोस्तों डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा है और वो है रिक्वेस्ट। दोस्तों एप्लीकेशन हम तब लिखते हैं जब हमें किसी अथॉरिटी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, हमें किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर हमें यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट अप्लाई करना है, हमें जॉब में ट्रांसफ़र चाहिए या फिर हमें लीव्स चाहिए, तो हमें एक रिक्वेस्ट करनी होती है उस अथॉरिटी से। दैट्स वाई हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट की। दोस्तों फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट 6 पॉइंट्स का होता है। सबसे पहले इसमें आता है सेंडर्स एड्रेस, जो कि आप लोग होते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल और न्यू दिल्ली। अगेन दोस्तों मैं आपसे मेंशन कर दूं कि हमें यहाँ पर अपना एड्रेस नहीं लिखना। पहले हम लोग ऐसा लिख देते थे, काम चल जाता था, लेकिन अब अगर ऐसा आपने किया तो यूएफएम लगेगा। और ये जो एड्रेस होता है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप यहाँ पे कुछ भी इंक्लूड मत करिए। सेकंड नंबर पे हमारी आती है डेट। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसे। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा सब्जेक्ट। फिफ्थ नंबर पे आता है सैल्यूटेशन, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखते हैं। और सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा योर्स ट्रूली। करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। दोस्तों इनफॉर्मल लेटर्स 4 पॉइंट्स का होता है। सबसे पहले इसमें आता है एड्रेस, सेम जो कि फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस है, वही सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। याद रहे इसका जो एड्रेस होगा वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा। सेकंड नंबर पे डेट आती है। थर्ड नंबर पे सैल्यूटेशन। दोस्तों याद रहे कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आता, सो आपको सैल्यूटेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करना है। डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और देन लास्ट में फोर्थ नंबर पे आता है योर्स लविंगली। दोस्तों फॉर्मल लेटर्स में आप योर्स ट्रूली का यूज़ कर सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर में आप योर्स लविंगली का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। दोस्तों एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि एप्लीकेशन में सेंडर्स एड्रेस नहीं होता। जैसा कि हम लोग को याद है, हम लोग बचपन में लिखते थे टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल। तो एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में हम लोगों को डेजिग्नेशन लिखनी होती है एड्रेसी की, और हम लोगों को रिसीवर्स का एड्रेस लिखना होता है, उससे स्टार्ट करना होता है और अपना एड्रेस नहीं लिखना होता। देन हमारे पास डेट आ जाती है, सब्जेक्ट लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैल्यूटेशन, उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है इस क्लोज में वो रिक्वेस्ट इंक्लूड होगी। देन नेम ऑफ द सेंडर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है और सेंडर की डेजिग्नेशन। इसी के साथ हमारा तीनों फॉर्मेट ख़त्म होते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब तक कि आपको इसका फॉर्मेट अच्छे से याद ना हो जाए तब तक कि रोज़ रोज़ इसको देखते रहिए। अब बात कर लेते हैं प्रेसी राइटिंग की। दोस्तों लास्ट ईयर SSC ने सबको चौंका दिया। फर्स्ट टाइम उसने प्रेसी राइटिंग पूछी अपने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में। दोस्तों प्रेसी राइटिंग इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस करे
हो सकता है कि आप प्रेसी को हैंडल सही से ना कर पाएँ। दोस्तों प्रेसी मीन्स होता है कटिंग शॉर्ट। कटिंग शॉर्ट ये एक आर्ट होती है किसी भी पैरा को समराइज करने की, किसी भी बड़ी बात को छोटी बात में बदलने की। अप्रॉक्स 1/3 ऑफ द पैसेज जो कि गिवन है। लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो डिटेल है वो हम लोग मिस ना कर दें। तो प्रेसी राइटिंग बेसिकली एक पैसेज की शॉर्ट में राइटिंग होती है, उसको समराइज करना होता है अप्रॉक्स 1/3 वर्ड में, और हमको सारे एस्पेक्ट्स और सारे डिटेल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अब दोस्तों 4 C's होते हैं प्रेसी राइटिंग के। सबसे पहले आपने जो प्रेसी लिखी उसे क्लियर होना चाहिए। मेक श्योर कि आप कोई वेग वर्ड, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ ना करें, और कंसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी डिटेल मिसिंग नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेसी या आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में कहीं पर भी ग्रामेटिकल एरर है तो ये एग्ज़ामिनर के माइंड में एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और एग्ज़ामिनर वहीं आपको बहुत कम मार्क्स अवॉर्ड कर देता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रेसी का। माई ब्रदर इज़ गोइंग टू स्कूल एंड माई सिस्टर इज़ ऑल्सो अकम्पनिंग हिम। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि मेरा भाई और मेरी बहन दोनों स्कूल जा रहे हैं। इन्होंने इतना लंबा लिख दिया है तो इसको हम लोग एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं, माई सिबलिंग्स आर गोइंग टू स्कूल। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बात का मतलब और इस बात का मतलब दोनों ही सेम है। सो प्रेसी इस तरह से लिखी जाती है। आपको थोड़े बहुत पैसेज उठा के इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि जो पैसेज की 3 लाइन है उसको 1 लाइन में लिखने की कोशिश करिए। अब आ जाते हैं कुछ बहुत जनरल रूल्स जो होते हैं प्रेसी में। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि उसमें आप टाइटल मेंशन करें। आपको जब भी प्रेसी दी जाएगी तो एक पैसेज दिया जाएगा, आपको उस पैसेज को पढ़ के एक टाइटल निकालना है कि आप जो भी स्टोरी आपने पढ़ी उसका आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो वो टाइटल लिखना स्टार्टिंग में ज़रूरी होता है। अब फर्स्ट रूल जो है वो है कि आपको केयरफुली पहले पैसेज को पढ़ना है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर में प्रेसी दी रहती है, आप उसको भी पढ़ के अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। दूसरा, आप प्रेसी लिखना स्टार्ट करिए, लेकिन बस याद रखिए कि सारे कीवर्ड्स जो हैं और डिटेल्स हैं वो मेंशन होनी चाहिए। आपको अपने पर्सनल थॉट्स और एग्जांपल्स को अवॉइड करना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिख के नहीं आना, और कोई भी जार्गन मतलब कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने। हमेशा आपको सिंपल वर्ड्स ही के ऊपर ही रिलाई करना है, उन्हीं को यूज़ करना है। अगर प्रेसी में इडियम्स, फ्रेजेस ये सब चीज़ें हैं तो आप इन सबको अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच को आप अवॉइड करिए, इनडायरेक्ट स्पीच का आप यूज़ करिए, कंजंक्शंस का यूज़ करिए, और करेक्ट ग्रामर का तो बिल्कुल ही यूज़ करिएगा। और आपको रोज़ एक प्रेसी लिखनी है, जब तक कि आप कॉन्फिडेंस ना फील करें तब तक कि आपको प्रेसी लिखनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे राइटिंग की। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए इतनी बढ़ जाती है क्योंकि एसएससी की डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट में हम लोगों को सबसे पहले ऐसे लिखना होता है, और एग्जामिनर भी सबसे पहले हमारा ऐसे चेक करता है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि हमें अपने ऐसे की स्टार्टिंग, उसका इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर का आपके ऐसे पे इंटरेस्ट बने और वो आपके ऐसे को सीरियसली ले। मैं आपको ये अश्योर करता हूँ दोस्तों कि अगर आपने अपने ऐसे की स्टार्टिंग अट्रैक्टिव बना दी तो आपको 60+ मार्क्स आराम से मिलेंगे। अब बात करते हैं ऐसे के फॉर्मेट की। दोस्तों वैसे तो ऐसे का कोई फॉर्मेट नहीं होता, बट स्टिल अगर हम लोग इस फॉर्मेट में ऐसे को लिखते हैं तो हमारा ऐसे ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए कॉम्प्रीहेंड करना और उसे समझना। सबसे पहले दोस्तों कोशिश करें कि अपने ऐसे को किसी कोटेशन से स्टार्ट करें, किसी भी मेजर पर्सनालिटी की कोटेशन। ध्यान रहे दोस्तों, किसी गली मोहल्ले, न्यूज़पेपर आर्टिकल में किसी आम आदमी की कोटेशन को यहाँ इंक्लूड ना करें। अगर उसकी आप कोटेशन इंक्लूड करते हैं तो उसका नेम इंक्लूड ना करें, नेम हमेशा मेजर पर्सनालिटी का इंक्लूड करें। आप कोटेशन खुद से भी बना सकते हैं दोस्तों,
बस उसमें किसी भी नेम को इंक्लूड मत करिएगा, हो सकता है कि वो केस यूएफएम में कंसिडर कर लिया जाए। देन हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। कोशिश करें दोस्तों कि इंट्रोडक्शन में कोई लेटेस्ट फैक्ट और फिगर, कोई न्यूज़ हो तो लिखें, उससे आपका ऐसे अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें स्टोरीज से भी स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन स्टोरीज बहुत लंबी हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई शॉर्ट स्टोरी है तो आप उससे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, आपका ऐसे अट्रैक्टिव लगेगा। सो करंट अफेयर्स की हम लोगों करंट स्टेटस की हम लोगों ने बात कर ली। देन हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। आप उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करिए। दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रिलेटिव हैं, सारे एसेज में सेम पॉइंट्स नहीं इंक्लूड होंगे। इनमें से कुछ बहुत पॉइंट्स आप मेंशन नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ऐसे कैसा आता है। बट अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट मेंशन करना है तो उसका ऑर्डर यही होना चाहिए। सो आप प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करें। कोई भी इशू पे अगर ऐसे पूछा जाता है, विमेन इशू, चाइल्ड इशू, क्लाइमेट, पॉल्यूशन, तो आप उसकी प्रॉब्लम को आप डिस्क्राइब करें। देन आप इम्पैक्ट बताएं वेरियस स्टेक होल्डर पे, जितने लोगों पर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है आप वो सोच लें, उसके बेनिफिट्स को सोच लें, उस टॉपिक की स्ट्रेंथ्स को सोच लें। देन उसके डिसएडवांटेज आपको लिखने हैं, उसकी वीकनेसेस, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या थ्रेट्स हैं आपको वो लिखने हैं। देन आपको गवर्नमेंट स्टेप्स के बारे में लिखना होता है। बेसिकली इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट स्कीम्स, सेकंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, थर्ड हमारे गवर्नमेंट के एक्ट्स, नियम कानून जो हैं। देन लास्ट में आप अपने सजेशंस डाल सकते हैं। अगर आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए कोई सजेशंस हैं तो वो आप इंक्लूड करें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। देन वे फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ सजेशंस के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, और कंक्लूजन एक शॉर्ट सी समरी होती है। जो भी आप मानते हैं अपने ऐसे में, जो भी आपके लॉजिकल डिडक्शंस हैं, उसको आप कंक्लूजन में इंक्लूड करें। देन दोस्तों हम लोग आ जाते हैं कुछ बहुत प्रीवियस ईयर ऐसे टॉपिक्स पर। सबसे पहले CHSL 2019 में टॉपिक पूछा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और उसकी पब्लिक डिबेट्स। देन CGL 2019 में इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया पूछा गया। अब हम लोग ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों टॉपिक बहुत ही डीप हैं और बहुत ही स्पेसिफिक हैं। दोस्तों अब पहले की तरह जनरल टॉपिक्स पे ऐसे नहीं पूछा जाता। मे बी SSC ये चाहती है कि हम लोग ऐसे के एग्ज़ाम को सीरियसली लें और उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करें। अब वो टाइम नहीं रहा कि बिना पढ़े जाएं और ऐसे लिख के चले आएँ और हम लोग को 60-70 मार्क्स मिल जाएं। पहले बहुत जनरलाइज्ड ऐसे पूछे जाते थे, जैसे कि 2018 CHSL में पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ऐसे पूछा गया, 2018 CGL में एजुकेशन के ऊपर ऐसे पूछा गया, 2017 CHSL में ओल्ड एज और उनकी सिक्योरिटी के लिए ऐसे पूछा गया, 2017 डिमोनेटाइजेशन जो कि बहुत उस टाइम पे मेजर टॉपिक था, उस पे ऐसे पूछा गया। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मैं बस आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ। हो सकता है कि SSC इस बार किसी जनरल टॉपिक पे ऐसे पूछे, लेकिन अगर उसने कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे ऐसे पूछा तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप रिलेवेंट मटेरियल लिखें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है रिलेवेंसी की। SSC पूछता कुछ और है और लोग कुछ और लिख के चले आते हैं। देन वो अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं कि उन्हें कम मार्क्स मिले। उनके पास कंटेंट कम बचता है तो वो रिपीटिशन करने लग जाते हैं अपने कंटेंट का। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक एक्सटेंसिव लिस्ट देने वाला हूँ टॉपिक्स की, जिनकी मदद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्ट्रैटेजी कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बचे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ बहुत ऐसे के टॉपिक्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए और सबसे पहले इन टॉपिक्स पे आप ऐसे तैयार करिए। ये टॉपिक ऑलमोस्ट 90% है। इनके अलावा सिर्फ चांसेस हैं करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक पे ऐसे आने की। ये सारे ही स्टैटिक टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले उसमें विमेन इश्यूज़, चाइल्ड इश्यूज़, ओल्ड एज इश्यूज़, पॉपुलेशन, करप्शन, रिजर्वेशन, एजुकेशन, इलिटरेसी, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का,
पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ड्रग अब्यूज़, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, फैमिली, मैरिज, इंडियन कल्चर और फेमस पर्सनैलिटीज़। देन हमारे पास आ जाते हैं नेशनल इश्यूज़, जिसमें हम लोग को आरटीआई एक्ट पढ़ना होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, टूरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, आर्टिकल 370 जो कि जेएनके से रिलेटेड है, इंडिया का टू फ्रंट चैलेंज जो कि पाकिस्तान और चाइना से है, इंडिया और उसका नेबरहुड, इंडिया और वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज़ हैं उसका रिलेशन, टेररिज्म का मुद्दा, नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी। इन सब टॉपिक्स के बारे में जानना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारी जो फ्री डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ है उसमें हम ये सब टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये सीरीज़ ऑन डिमांड होगी दोस्तों। इनमें से जो भी टॉपिक्स पे आप लोग डिमांड करेंगे उन टॉपिक्स पे हमारी एक मेजर वीडियोस आएंगी, और अगर आप इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट करके बताना होगा। हम लोग उन चीज़ों पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और उन सभी वीडियोस पे हम लोग लेटेस्ट डेटा का यूज़ करेंगे। सो दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अगर किसी के पास एक हफ्ते का भी टाइम है तो वो इन वीडियोस को देख के अपना डिस्क्रिप्टिव का पेपर दे सकता है। नाउ अगेन हम लोग कंटिन्यू रखते हैं अपने टॉपिक्स। हम लोग को दोस्तों एनवायरमेंटल टॉपिक्स पे भी प्रिपेयर करना होता है, जिसमें पॉल्यूशन, वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन का जो इशू है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक इंडिया में रिलीज़ होती है हर 2 साल पे। एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, फार्मर इश्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, पॉलिटिकल बेस्ड भी एसेज आजकल पूछे जाने लगे हैं, जिसमें कि हम लोग को सिटीजनशिप के बारे में जानना है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो प्रोविजंस हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स, इंडिया की जुडिशल सिस्टम, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़ और इलेक्शंस के बारे में। दोस्तों, हमने ये प्लान किया है कि पॉलिटिक्स की एक मेजर वीडियो आएगी आधे 1 घंटे की, जिसमें ये सभी टॉपिक को हम लोग ब्रीफ में कवर करेंगे। जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि लास्ट टाइम राइट टू प्राइवेसी पे सीएचएसएल में ऐसे पूछा गया था, तो हु नोज़ कि पॉलिटिक्स का कौन सा पार्ट पूछ लिया जाए। सेम अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम लोग एनवायरनमेंट की एक मेजर वीडियो आपको देंगे आधे 1 घंटे की, जिसमें इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन दोस्तों, ऐसे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। साइंस एंड टेक बेस्ड के कुछ बहुत एसेज होते हैं, जिसमें हम लोग को न्यूक्लियर साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पता होना चाहिए, आधार, उसके सिक्योरिटी इश्यूज़, 5G, वेब सीरीज़ का जो आजकल दोस्तों कल्चर चला है उसे थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, उस पर हम लोग का ऐसे एक रेडी होना चाहिए। देन दोस्तों, इकोनॉमी बेस्ड कुछ बहुत ऐसे आते हैं, जिसमें हम लोग टैक्सेशन सिस्टम हम लोग को पढ़ना होता है इंडिया के, जो कि जीएसटी है। गवर्नमेंट स्कीम्स देखनी होती हैं दोस्तों। वैसे तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी होती हैं, बट जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो इकोनॉमी के अंडर में आती हैं। देन चैलेंजेस क्या हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के, महंगाई की समस्या, इन्फ्लेशन, माइग्रेशन इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इश्यूज़ हैं, एनपीए का इशू है जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। देन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच की जो डिबेट है ये भी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिएगा, और मच मोर में करंट अफेयर्स में कुछ बहुत टॉपिक्स हो सकता है जो चल रहे हों, उसमें से कोई टॉपिक लास्ट 3 मंथ्स या लास्ट 6 मंथ्स में आ जाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा ऐसे का फॉर्मेट और उसके कुछ बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, उसके प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 हफ्ता है, 10 दिन है, 2 हफ्ता है, 3 हफ्ते हैं, 1 महीना है, तो आपको किस अप्रोच से चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप स्टार्ट करें, एक ऐसे लिखें, एक लेटर लिखें, 1 घंटे का टाइमर लगा लें, कोई भी दोनों चीज़ों पे एक टॉपिक उठा लें और उसे लिख के देखें। देन आप चेक करें अपनी हैंड राइटिंग और अपनी स्पीड। दोस्तों, हैंड राइटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आप
1 घंटे के अंदर अपना ऐसे और लेटर कंप्लीट कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो आपको 35 मिनट्स में ऐसे ख़त्म कर लेना चाहिए और 25 मिनट्स में आपको अपना लेटर ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर आप इतने टाइम के अंदर अपना लेटर और ऐसे ख़त्म कर पा रहे हैं तो आपको ऐसे या लेटर लिखने की आगे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो बचा हुआ टाइम है अपना कंटेंट डेवलप करने में बिताइए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको कंटेंट अच्छे से पढ़िए। अगर 1 महीने का आपके पास टाइम है तो आप 3 टॉपिक्स डेली कर सकते हैं। ईजिली आपका 1 घंटे आधे घंटे में पढ़ के भी हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है आपको रोज़ 2 टॉपिक्स लेने हैं और उस पर लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है और मल्टी डायमेंशनल वे में सोचना है पेस्टल टेक्निक को यूज़ करके। पेस्टल टेक्निक क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स उस ऐसे को लेकर आपके माइंड में आ सकते हैं उन पॉइंट्स को लिख लेना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज इक्विवेलेंट है एक ऐसे लिखने में। ये आपका टाइम भी सेव करेगी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है ऐसे लिखने से। दोस्तों पेस्टल एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली हमें कुछ नहीं पता किसी ऐसे के बारे में तो इन पॉइंट्स से हम लोग ऐसे के पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला पी का मतलब होता है पॉलिटिकल। आप दोस्तों देखिए कि भारत सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए हैं, हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविज़न हैं उस टॉपिक को लेकर। दूसरा आप देखिए कि उसके इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट्स होते हैं इंडिया पे, उससे क्या महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन, पावर्टी आती है या हंगर बढ़ती है। तीसरा आप उसके सोशल इम्पैक्ट्स को देखिए कि वीमेन पे क्या इम्पैक्ट होता है, चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट होता है, ओल्ड एज पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारी सोसाइटी पे, कास्ट सिस्टम पे किस पे कौन कौन सा इम्पैक्ट होता है। देन उसके आप टेक्निकल पॉइंट्स को अगर आप सोच पाएँ तो सोचिए कि उसके टेक्निकल क्या पॉइंट्स हैं। देन उसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को देखिए। अगर आपको लीगल इम्पैक्ट्स पता हो, ठीक है, तो आप उसको देखिए। अगेन इसमें एक्ट्स वगैरह आते हैं। पॉलिटिकल में आपके गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप पेस्टल वे में सोचते हैं तो आप मल्टी डायमेंशनल वे में सोच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए। दोस्तों अब आपने ऐसा देख लिया कि प्रीवियस ईयर में थोड़ी डेप्थ पूछी जा रही है और अगेन हम लोग को एक अच्छी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो कोई भी एक आईएएस की आप मैगज़ीन उठा लीजिए। विज़न आईएएस की मैगज़ीन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है लास्ट 6 मंथ्स की। अब आपको इसमें सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, जो भी आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ आपको लगें, मे बी 10-15 पेज, वैसे तो इनकी मैगज़ीन 100-120 पेज की होती है, लेकिन आपके लिए मे बी इम्पॉर्टेंट 10-15 पेज ही होंगे। तो आपको लास्ट 6 मंथ्स की वो देखनी है। स्टार्ट करिएगा लास्ट 3 मंथ से एंड अगर आपके पास टाइम हो तो लास्ट 6 मंथ्स के भी इश्यूज़ आप देख सकते हैं। देन दोस्तों एक बुक आती है 151 एसेज बाय एस सी गुप्ता। वैसे तो ये बुक ज़्यादा यूज़फुल नहीं है दोस्तों। मैं अगेन ये बात बोलता हूँ कि ऐसे के लिए हमें किसी बुक से, ऐसे बुक से नहीं पढ़ना होता है, हमें पॉइंट्स जानने होते हैं और ऐसे तो हम लोग खुद ब खुद लिख देते हैं। सो अगर मैंने जो टॉपिक्स दिए हैं विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन में, जो टॉपिक्स हैं उनके अलावा कोई टॉपिक अगर छूट जाता है तो आप इस बुक से या कोई भी ऐसे की बुक से आप कर सकते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट है विज़न आईएएस की गवर्नमेंट स्कीम्स की बुकलेट, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन की गवर्नमेंट स्कीम्स की बुकलेट आप उठा लीजिए और उससे जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अगेन आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं करनी, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं 200-300, सब आपको नहीं पढ़नी। मेजर 20-30 आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम लोग अपनी डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ में गवर्नमेंट स्कीम्स की भी एक मेजर वीडियो लाएंगे। देन हम लोग को देखना होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हुई हैं बजट में। देन हम लोग को ये सारी स्टडी जो करनी होती है वो ऑनलाइन रिसर्च से ही करनी होती है। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं।
दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे पहले जो डोंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि डू नॉट रिलाई ऑन ऐसे बुक्स। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिर्फ ऐसे बुक्स में पैराग्राफ वाइज ऐसे होते हैं, और हमें पता है कि जब एग्ज़ाम्स हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम लोग के माइंड में पैराग्राफ्स नहीं आते, पॉइंट्स आते हैं। तो हम लोग को जो अपना कंटेंट है वो पॉइंट्स में स्टडी करना है और उनके नोट्स बनाने हैं पॉइंट वाइज। देन दोस्तों सबसे बड़ी हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग पहले कंटेंट नहीं डेवलप करते और तुरंत राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस आप तब करिए जब आपके पास टाइम कम है, 3-4 दिन बचे हैं, एक हफ्ता बचा है, तब आप तुरंत एक ऐसे लिखिए और उसके बाद में कंटेंट डेवलप करना शुरू करिए। दोस्तों कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी नॉलेज ही आपके ऐसे को स्ट्रक्चर देती है। आप जितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग लिख लें, जितनी भी अच्छा सा उसका स्ट्रक्चर लिख लें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे को स्ट्रक्चरली गुड नहीं बना सकते। देन कुछ कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो ऐसे ही चले जाते हैं बिना प्रैक्टिस करे, देन वहाँ पे वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। सो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपकी हैंड राइटिंग बैड है तो उसको थोड़ा सा धीरे करके उसको सुधार लीजिए। देन आप रिपीटिशन ऑफ पॉइंट्स ना करिएगा। अगर एग्जामिनर ने एक बार भी देख लिया कि आपने कोई भी पॉइंट दोबारा यूज़ किया है ऐसे में या कहीं पर भी यूज़ किया है, तो वो आपको बिलो एवरेज मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। रिपीटिशन ऑफ पॉइंट एक बहुत बड़ा डोंट है ऐसे के एग्ज़ाम में। देन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं एग्जामिनर के माइंड में। और ये वाले काम तो आप बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ ना करें। दोस्तों आप रिस्क लीजिए, आप मल्टी डायमेंशनल सोचिए, और जो भी पॉइंट्स आपके आते हैं कोशिश करिए कि उसको आप फॉर्मली लिख सकें अपने ऐसे में। कुछ कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो सोचते हैं ये पॉइंट्स बेकार के हैं और हम अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा इसके बारे में। ऐसा मत सोचिए, आप पॉइंट्स जनरेट करिए और उसको एक लॉजिक के साथ लिखने की कोशिश करिए। देन एट लास्ट हम लोग ये गलती करते हैं कि स्टिक कर जाते हैं अपने ओपिनियन से, हम लोग डिफरेंटली सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि मल्टी डायमेंशनल आपको सोचना है। मैंने पेस्टल टेक्निक आपको बता दी, ये एक डू भी है। और स्टार्टिंग जब आप करें तो तुरंत लिखना ना शुरू करें, थोड़ा सा टाइम आप डेडिकेट करें थिंकिंग में, और कैसे आपको ऐसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स जो कि फॉर्मेट में मैंने बताए आपको इंक्लूड करने हैं। आप कुछ बहुत लेटर्स एप्लीकेशंस पढ़िए, 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, देन इनको पढ़ के ही आप लेटर्स की जो लैंग्वेज है आप वो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देन कोटेशंस, फैक्ट्स, फिगर का ज़रूर से यूज़ करिए, और गवर्नमेंट स्टेप्स और सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आप ज़रूर यूज़ करिए, इनसे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे दोनों चैनल, स्टडी चैनल और अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है 25 दिसंबर तक की। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, एक कॉपी या रजिस्टर उठाना है और उस पर ऐसे 4 लाइन्स खींचनी है, और उस पर जैसे एसएससी डिस्क्रिप्टिव में हम लोग आंसर्स लिखते हैं वैसे ही इस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, और उसकी फ़ोटो खींचकर हमें radiostudy99.9@gmail.com पे मेल कर देनी है। दोस्तों इसमें हम लोगों ने लेटर नहीं पूछा है, सिर्फ ऐसे पूछा है, और ऐसे का टॉपिक है कैन इंडिया बी आ डेवलप्ड नेशन, क्या भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। दोस्तों आप इंग्लिश में भी भेज सकते हैं और हिंदी में भी भेज सकते हैं, और अगर आपको लेटर भी इवैल्यूएट करवाना है तो इसी कॉपी के साथ आप अपने मन से एक टॉपिक पे लेटर भी हमको लिख के भेज सकते हैं, आपका वो भी चीज़ इवैल्यूएट की जाएगी। दोस्तों जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है उसमें 10 मार्क्स आपके होंगे फॉर्मेट और वर्ड लिमिट के। वर्ड लिमिट जैसा कि आप लोग जानते हैं 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, 10% ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। देन 10 मार्क्स होंगे आपके कंटेंट के, 10 मार्क्स होंगे आपके रिलेवेंस, 5 मार्क्स होंगे फ्लो के। दोस्तों फ्लो मतलब होता है कि आपका ऐसे कितना कनेक्टेड है। अगर आपने एक अट्रैक्टिव स्टार्टिंग करी है तो ऐसा तो नहीं कि बाद में आपने कोई ख़राब बात कर दी,
या फिर आपने टॉपिक को ही चेंज कर दिया। सो आपको एक कनेक्टेड ऐसे लिखना है। सो 5 मार्क्स आपके फ्लो के हैं, देन 10 मार्क्स आपके ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स के हैं, 5 मार्क्स आपके इफेक्टिव सेंटेंसेस और वर्ड्स के हैं। तो फटाफट आप ऐसे लिखें और हमें इस मेल एड्रेस पे भेजें। दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूँगा ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारी सारी अपडेट्स जानने के लिए आप रेडियो स्टडी को फॉलो करें, और हमारा कंटेंट देखने के लिए, स्टडी कंटेंट देखने के लिए आप रेडियो स्टडी 99.9 चैनल को हमारे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।